जी हां, दरअसल में पूरे देश को हिला देने वाले हाथरस कांड तो आपको याद होगा। उस हाथरस कांड की आड़ में यूपी में दंगा भड़काने की साजिश की गई। पीएफआई के 5 सदस्य अब यूपी एसटीएफ की गिरफ्त में आए। अब पूछताछ में पीएफआई पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। न्यूज नेशन ने पीएफआई की साजिश पर ग्राउंड पर उतरकर पूरी पड़ताल की है। हम आपको एक एक कर पूरी साजिश बताएंगे। पीएफआई की नई साजिश पर यूपी एसटीएफ का खुलासा क्या हुआ है, यह भी हम आपको बता दें। गरीब परिवार के युवकों को आतंक की साजिश में धकेलने की प्लानिंग लगातार की जाती है। आर्थिक मदद के बदले युवाओं से देश विरोधी काम करने के लिए उन्हें भड़काया जाता है। मुस्लिम युवकों को टारगेट करते हैं पीएफआई के सदस्य। विदेशी फंडिंग से देश विरोधी काम का पर्दाफाश हुआ है। जांच के दरमियान मथुरा और हाथरस से गिरफ्तार पीएफआई के सदस्यों से ये चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल में पीएफआई के 5 सदस्यों से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि किस तरीके से मुस्लिम युवकों को इमोशनल ब्लैकमेल कर आतंकी वारदात के लिए तैयार किया जाता रहा है। नेपाल से सटे जो पिछड़े इलाके हैं और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवक हैं, वो पीएफआई के टारगेट पर रहे हैं। इनको नौकरी और पढ़ाई के लिए पैसे देने के बदले खासकर मुस्लिम युवकों को देश विरोधी काम में धकेला जाता रहा। और उसके हम लोगों ने संयुक्त पूछताछ किया। पूछताछ आख्या भी है और ये सब लोग वही हैं जो मतलब उसका केवल नाम बदल करके काम उसी तरह का कर रहे हैं। तो हाथरस कांड को गरमाने की पूरी साजिश थी कि हाथरस कांड का फायदा उठाया जाए सर? बिल्कुल, उसको दूसरा रूप देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत इनके स्लीपिंग मॉड्यूल्स हैं जो थोड़ा भी लाइट में आता है उसको बदल देते हैं, दूसरा बना लेते हैं अपना। ये तो इनकी बहुत बड़ी संगठन है, बड़ी संस्थाएं हैं, सब कई तरह से चलाते रहते हैं। यानी जो संगठन का बदनाम होने लगता है, रडार पे आ जाता है, तो उसका नाम चेंज कर देते हैं, उस व्यक्ति को भी चेंज कर देते हैं। कैसे सर? मतलब दूसरे को बना लेते हैं। स्लीपिंग मॉड्यूल्स जो है रहता है, जो कोई लाइट में आ गया, चाहे पुलिस उसके यहाँ पहुँचने लगी तो उसको चेंज करके दूसरे के माध्यम से काम करने लगते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे पीएफआई के सदस्य गरीब परिवार के बेरोजगार युवकों को फंसाते हैं, फिर उन्हें देश विरोधी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। दरअसल में होता क्या है, ये हम आपको समझा रहे हैं। टारगेट पर गरीब मुस्लिम परिवार के जो युवक हैं वो रहते हैं पीएफआई के। किस तरीके से जो फंदा है साजिश का वो आगे बढ़ता है वो हम आपको बता रहे हैं। सैकड़ों युवकों पर 5 से 6 हजार रुपए हर महीने खर्च किया जाता है। इस तरीके की जानकारी अब सामने आ रही है। गरीब परिवार के लोगों को नौकरी का लालच दिया जाता है ताकि वो उनकी बातों में फंस सकें और उसके बाद वो पीएफआई का संगठन के तहत अपनी साजिशों को अंजाम दिलवाया जा सके। पढ़ाई का खर्च उठाकर उनका भरोसा जीता जाता है। तो सबसे पहले भरोसा ही जीता जाता है, उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि वो संगठन ही उनके काम आएगा। वक्त आने पर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है और ब्लैकमेल करने के बाद दंगा भड़काने के लिए युवकों को उकसाया जाता है और उसके बाद इस तरीके से जो तमाम साजिश हैं वो साजिश यहां पर प्लान की जाती है। किस तरीके से खुलासा किया गया ये भी हम आपको सुनवाते हैं। बेरोजगार और सबसे गरीब आदमी को ये टारगेट करते हैं। पंचर जोड़ने वाला उसको पढ़ाने लगते हैं, उसका एडमिशन कराते हैं। कितने को तो नौकरी दिलवा चुके हैं पढ़ा लिखा के। वैसा नहीं फर्जी नहीं, पढ़ा लिखा के उसको नौकरी। कितने लोगों को 6,000 रुपया महीना दे के पढ़ाते हैं, फिर बताते हैं इंजीनियर हो गए वो हो गए कि आपको हमने लगातार 6,000 रुपया महीने दिया था, अब आप हमारे संगठन के लिए, हमारे इस फ्रंट के लिए काम करेंगे। चलिए आपको बता दें कि केरल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पीएफआई का नेटवर्क लगातार सामने आता रहा है। इस बात की तस्दीक उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने की है। पीएफआई के कई स्लीपर सेल लगातार काम कर रहे हैं, ये बात भी यूपी एसटीएफ ने अपनी जांच में कही है। दरअसल में सिमी ने अपना नाम बदलकर पीएफआई किया है, इस बात पर मोहर यूपी एसटीएफ ने लगाई है। नहीं, हर जगह केरल से लेकर नेपाल बॉर्डर तक इनका बहुत बड़ा संगठन है। इनका राजनीतिक फ्रंट अलग है, छात्रों वाला अलग है, ये और बौद्धिक संगठन एक जो बनाए हैं वो अलग है। इनका बहुत ही संगठित और बड़ा अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ संगठन है। तो अभी एसटीएफ सर क्या लगता है कि बहुत कंधे पे कस चुकी है यूपी में, इनके लिए मुश्किलें बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई हैं सर? नहीं, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार अभिसूचना हम लोग सूचनाएं संकलित करते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। तो क्या फिर तैयारी में सर ये अपना नाम बदलने का पीएफआई, जैसे आपने बताया पहले ये सिमी तो जैसे वो कुछ करेंगे, सभी संगठन लगे रहते हैं, आगे पता चलता ही रहता है, चल ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश एसटीएफ की पूछताछ से बड़ा खुलासा हुआ है। दंगा भड़काने के लिए बहराइच के मसूद ने फंड जुटाया था। बहराइच में युवकों को भड़काने का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मसूद समेत 4 युवकों को गिरफ्तार किया था और अब एक के बाद एक तमाम जानकारियां सामने आ रही हैं। तो हर
बड़ी खबर पीएफआई से जुड़ी हम आपको बता रहे हैं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा किस तरीके से पीएफआई अपनी टेरर फैक्ट्री को अंजाम देने की कोशिश कर रही थी, जिन साजिशों का पर्दाफाश यूपी एसटीएफ ने किया है। पीएफआई को लेकर बड़ा खुलासा, और उस खुलासे में यह बात सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश का बहराइच जो तराई का इलाका है वो यहां पर गढ़ बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड मसूद है। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या वाकई बहराइच पीएफआई का नया गढ़ बन गया है? ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम ग्राउंड पर उतरी। हमने बहराइच जाकर पड़ताल की। आतंक का कारोबार करने वाले पीएफआई का बड़ा हथियार अब इमोशनल अत्याचार सामने आया है। सूत्रों ने बताया है कि पीएफआई अब उन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, और ये कहा जाए कि गलत इस्तेमाल कर रहा है अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती। उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठा करके उनको मदद करता है, और मदद करने के बहाने फिर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता है। हाथरस कांड के बहाने देश में आतंक की साजिश रचने की कोशिशों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया आतंकी संगठन पीएफआई को लेकर नए खुलासे हुए हैं। बहराइच के जरवल में हम मौजूद हैं। ये रोड दिल्ली से हाथरस जा रहे मसूद अहमद को पकड़ने के बाद जो मसूद अहमद पकड़ा गया था उसके घर की तरफ जाती है, और इस रोड पर अगर गौर करें तो ये रोड बहुत कुछ कहानी कहती है। ऐसे ही लोगों को पीएफआई अपना चिन्हित करता है और उनसे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिलाता है। यूपी एसटीएफ की कैद में मौजूद पीएफआई के 5 अहम सदस्यों अतीकुर रहमान सिद्दीकी, मसूद अहमद और असलम के बाद केरल से गिरफ्तार हुए हाथरस कांड के मास्टरमाइंड रऊफ ने एसटीएफ के सामने खुलासा किया है, और वो हैरान कर देने वाला है। एसटीएफ ने पीएफआई के 5 सदस्यों से पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि सिमी के नाम से ऑपरेट करने वाले संगठन ने न सिर्फ अपना नाम बदला है बल्कि अपनी वर्किंग स्टाइल भी बदल दी है, और पीएफआई के सदस्य अब नेपाल से सटे पिछड़े जिलों में गरीब बेरोजगार युवकों को टारगेट करते हैं, उनकी आर्थिक मदद करते हैं, नौकरी लगवाते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर पढ़ाई में भी मदद करते हैं, और यहाँ तक कि हायर स्टडी के लिए जामिया और एएमयू में पढ़ने की फ़ीस भी देते हैं। लेकिन ये सब खैरात में नहीं होता है, बल्कि एसटीएफ को जांच में पता चला है कि इन्हीं सब मदद के बाद पीएफआई इन युवकों का इमोशनल ब्लैकमेल करता है और फिर इनसे अपने आतंकी मिशन को पूरा करने के लिए कहता है। पीएफआई के सदस्य ऐसे गरीब युवकों से कहते हैं कि हमने आपके मुश्किल समय में आपकी मदद की है, और अब आपका फ़र्ज़ है कि आप अपने कौम के काम आएँ और पीएफआई के मिशन को पूरा करें। मसूद अहमद बहराइच के जरवल का रहने वाला, जिसे पुलिस ने पकड़ा और उसके बाद पीएफआई का सक्रिय सदस्य होने का जिस पर आरोप है, पुलिस की गिरफ्त में है, और पीएफआई किस तरह से अपनी जड़ें गहरी जमाता जा रहा है, इसका एक जीता जाता सबूत कहा जा सकता है कि पीएफआई ने अपनी वर्किंग स्टाइल चेंज करी है और उन युवकों को टारगेट किया है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। उनकी आर्थिक मदद की जाती है और उसके बाद अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिलवाया जाता है। तो सुना आपने ग्राउंड जीरो से हमारी रिपोर्ट को, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि बहराइच के मसूद पर आरोप क्या है। आरोप उस पर है कि उसने दंगा भड़काने के लिए फंड जुटाया। सच जानने के लिए न्यूज नेशन ने मसूद के पिता से बात की। परिवार ने कहा कि मसूद को फंसाया जा रहा है। बहराइच के जरवल का रहने वाला मसूद अहमद का परिवार है, उनके पिता हैं और उनके भाई भी हैं। उन लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बात कही जा रही है कि सबसे पहले शकील साहब से बात करेंगे, मसूद के पिताजी हैं। ये बात निकल करके सामने आ रही है कि लगातार फंडिंग की जा रही थी, पैसे दिए जा रहे थे, और जामिया में आपका बेटा पढ़ रहा था। क्या कहेंगे इस पर? इसके बारे में हम यही कहेंगे कि फंडिंग वंडिंग कहीं नहीं है, ये ऐसे फंसाया जा रहा है। बच्चा काबिल है, पढ़ रहा है, इसी वजह से लोग इसको फंसा रहे हैं। अच्छा, जो पुलिस है, जो एसटीएफ है, वो ये कह रही है कि परिवार पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जाती थी, कि एक नया फंडा ये क्रिएट किया गया कि बच्चे के अगर पढ़ने वाला है तो उसको गरीब है तो उसको मदद करते थे, उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे, उसको पैसे देते थे पढ़ने के लिए, और पढ़ लिख करके जब वो काबिल बन जाता था तो उसको गलत गतिविधियों में शामिल कराते थे। बस यही बात है। वो मतलब पढ़ लिख रहा था, अच्छा लड़का था, सीधा साधा था, इसी वजह से लोगों की नज़र उस पर थी कि ये ऊपर जा रहा है, इसी वजह से गलत फंसा दिया। किन लोगों की नज़र थी उस पर? बस यही सब ये जो है लोग। कौन लोग? मतलब यही सब पुलिस है, और कौन है? नहीं, आप पीएफआई के बारे में बोल रहे हैं कि ऐसे संगठन के लोगों के साथ नहीं, उसमें था ही नहीं वो। हाँ, वो है ही नहीं पीएफआई में। अच्छा, है ही नहीं पहली बात उसमें। पुलिस वालों का ये कहना है कि जो ये संगठन जिसके नाम से जिसका सदस्य आपका बेटा बताया जा रहा है, वो लोग पालते पोसते थे, पढ़ाई की लिखाई में मदद करते थे। कोई मदद नहीं, वो पैसे हम लोग देते थे, 1000-2000, वो ट्यूशन भी पढ़ाता था। कहीं से कोई पैसे नहीं है। उसकी जांच भी हो रही है, और कर लीजिए जांच।
तो आपने मसूद के पिता को तो सुना। वैसे न्यूज नेशन संवाददाता ने जब मसूद के भाई से इस पूरे मामले पर बात की तो उन्होंने कहा कि उनका भाई ऐसे किसी संगठन में शामिल नहीं, उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। हमको कोई जानकारी ही नहीं इसके बारे में। उन तीनों लोग जो उनके साथी हैं उनको भी हमको नहीं पता वो कौन है। अच्छा। हमको कोई जानकारी ही नहीं है। वो पढ़ते दिल्ली में कितने साल से रहे? दिल्ली में वो जो है लगभग 3-3.5 साल से, लेकिन जो नेट की तैयारी कर रहे थे तकरीबन 1.5 से 2 साल के बीच के दरमियान है। हाँ। अच्छा, नई बात कही जा रही है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली, कि कुछ लोग जो जिन्होंने आपके भाई को पढ़ने में मदद करी, पैसा दिया, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते थे कि आप हमारी गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में शामिल हुई है। नहीं, ऐसे ये सब कुछ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से लोग ले आते हैं क्या कि वो कोई फंसाए हुए क्या है, ये कुछ भी नहीं है। हम लोग के जानकार, हम लोग से डेली कॉल होती थी, क्या हुआ कैसे, हम लोग को सब पता है। कहीं कुछ नहीं है, पता नहीं कहाँ कैसे उनको लोग, वो हमको समझ ही नहीं आ रहा वो वहाँ कैसे वहाँ पकड़ लिए गए, कैसे चले गए। हो सकता है उनके दोस्त रहे होंगे, उनके साथ बैठकर चले गए होंगे, और वो क्या गलत टाइम था कि जो वो बैठ के चले गए उनके साथ। हमको समझ ही में नहीं आ रहा है। दिक्कत क्या है? आपकी बात हुई तो क्या? कुछ नहीं है सर, आप कुछ भी आप पता कर लीजिए। हम चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अनिल यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिल, जो अब तक शुरुआती जानकारी है उसमें क्या सिर्फ मसूद ही एकमात्र किरदार है या कुछ और किरदार हैं जिनको लेकर कुछ बड़े खुलासे एसटीएफ कर सकता है? एसटीएफ के पास जानकारियां हैं? बिल्कुल, देखिए 5 अहम सदस्य हैं पीएफआई के जिनको अरेस्ट किया हुआ है। एसटीएफ ने उनसे लगातार बात हो रही है। रऊफ को केरल से अरेस्ट किया गया, जबकि बाकी जो 4 सदस्य हैं वो हाथरस कांड के दौरान हाथरस जब जा रहे थे तो एसटीएफ को उनकी भनक मिली थी तो उनको मथुरा से अरेस्ट किया गया था और उनके खिलाफ लगातार जांच हो रही है, उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी भी इस पूछताछ में शामिल है और पता करने की कोशिश कर रही है कि पैसे जो आए थे वो कहाँ से आए थे, उसका सोर्स क्या था और किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। एसटीएफ ये क्लियर कर चुकी है कि जिस रऊफ को पकड़ा गया केरल से, उसके खाते में 2 करोड़ रुपए आए थे बाहर मुल्कों से, और पीएफआई के जो 4 मेंबर्स हैं जो हाथरस कांड के दौरान पकड़े गए थे, इनको उसने पैसे बांटे भी थे और पूरी प्लानिंग थी कि कैसे दहलाना है, दंगे को प्लान करना है, कैसे दंगा भड़काना है हाथरस कांड की आड़ में। तो ये पूरा जो रैकेट है उसका तो पर्दाफाश करने में एसटीएफ लगी हुई है। लेकिन जो खुलासा हुआ है ये बहुत अपने आप में हैरान करने वाला है कि पहले तो इस तरह के जो संगठन होते थे, जैसे सिमी हो, ये लोगों को पहले मोटिवेट करते थे और उनको बताते थे कि किस तरह से उनकी कौम पर, उनके लोगों पर अत्याचार हो रहा है। फिर उसके बाद उनका माइंड वॉश करके उन्हें अपने संगठन में शामिल करते थे, उनसे वारदातें अंजाम दिलवाते थे। लेकिन अब जिस तरह से ये गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनको पढ़ने में मदद करते हैं, उनको जॉब दिलाने में मदद करते हैं, और इसके बदले जब वो उसके बाद उनसे कहते हैं कि अब हमने आपकी मदद करी है, अब आपका समय है कि पे बैक टू सोसाइटी करिए और कौम की मदद करिए और कौम के लिए काम आइए, क्योंकि कौम के पैसे से आपकी मदद हुई है। तो इस तरह से अब इमोशनल अत्याचार और इमोशनल ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं वो की जा रही है अपने संगठन के विस्तार में। बड़ी जानकारी यहाँ पर एसटीएफ से सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। आगे भी आपसे तमाम अपडेट लेते रहेंगे। रुक रहे हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए, आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ।